देखिए जावेद भाई, जैसा कि जो सूरत हाल है अभी, जैसा कि लोग एक पुरानी कहावत है, जिसमें देखे शक्ति उसकी करने लगे भक्ति। इसमें मेरा एक शेर है कि बातिल के आगे झुकता नहीं हूँ, बातिल के आगे झुकता नहीं हूँ मैं, और उगते सूरज को पूजता नहीं हूँ। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त निगाहबान फाउंडेशन के फाउंडर नदीम सिद्दीकी साहब हैं। सोशल एक्टिविटीज़ के साथ साथ ढेर सारे सामाजिक कामों से भी जुड़े हुए हैं। सियासत पर भी इनकी गहरी नज़र होती है और जैसा कि सभी को पता है कि 4 मई को जो चुनाव का नतीजा आया था उसमें तृणमूल कांग्रेस की बुरी तरह से शिकस्त हो गई थी। उसके बाद जो कुछ बंगाल में चल रहा है वो सभी किसी से छुपा नहीं हुआ है, सभी जानते हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि मुसलमानों में बहुत ज़्यादा खौफ व हरास है इस सरकार के आने के बाद से। इसी सिलसिले में बात करेंगे। नदीम साहब बताइए कि आपको क्या लगता है, क्यों मुसलमान इतने खौफज़दा हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जावेद भाई जनता टीवी के सभी व्यूअर्स को मैं आदाब नमस्कार करता हूँ। और मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, जो आपने कहा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद पश्चिम बंगाल में ख़ासतौर से मुसलमानों में एक दहशत का माहौल बन गया है। ठीक है, तो मैं इस बात की मजम्मत करता हूँ। वो इसलिए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे माशरे में जो जितना होता नहीं है उसको ज़रा सा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। ठीक है ना? तो अभी जो पॉलिटिकल ये जो सत्ता जो पार्टी जो तब्दील हुई है अचानक से, और टीएमसी के जाने के बाद फिर बीजेपी आई है, तो मुझे ये कहीं भी नहीं लगता है कि कहीं से भी खौफ और दहशत का माहौल है। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि तृणमूल में भी जो 2 गुट थे या जो लॉबी था, ये आपस में लड़ रहे हैं और बीजेपी को भी बदनाम कर रहे हैं। मैं यहाँ किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूँ, और ना मैं बीजेपी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ या फिर तृणमूल का हूँ, ऐसी कोई बात। एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैं ये बात कहूँगा कि ये जो खौफ और दहशत का माहौल तारी हो गया है, ये बीजेपी की वजह से नहीं है। इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं मुसलमानों में जो खुद ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान तो भाई जिंदा कौम है। कौन कहता है कि मुसलमान डर जाता है? मुसलमान तो सिर्फ अल्लाह से डरता है। मैं इस बात को इस शेर के ज़रिए कहूँगा कि हम ही से तय होगा ज़माने में बुलंदी का वक़ार, हम ही से तय होगा ज़माने में बुलंदी का वक़ार। नौके नेज़े से भी नीचे नहीं देखूंगा मैं। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि मुसलमान को खौफज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वे में काम हो रहा, आप देखिए 4 तारीख के बाद से जो तब्दीली आई है, नई सरकार आई है, योजनाएं कितने आई ये देखिए, स्टेट में कितना आर्थिक स्थिति सुधरा है ये देखिए, और मुसलमानों में क्या तब्दीली आई है ये मैं तो देख रहा हूँ। बहुत से मुसलमान बीजेपी की तरफ भी जा रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं, पार्टी चेंज कर रहे हैं। बहुत से मुसलमान की बात छोड़िए, जो मुसलमान रहनुमा थे, नेता थे टीएमसी में, वो जाके बीजेपी का झंडा पकड़े हुए या बीजेपी में जाने के लिए बेताब है। इसका क्या वजह है? तो ज़रूर कुछ ना कुछ कहीं से कुछ ना कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है। या ये यूँ समझिए कि बहुत से लोग जो हैं अपने को डिफेंस करने के लिए, जो ज़्यादातर दुर्नीति किए हुए हैं या यूँ कहिए मिसमैनेजमेंट में थे, करप्शन में थे, ये लोग अपनी जायदाद बचाने के लिए, अपना डिफेंस करने के लिए बीजेपी का सहारा ले रहे हैं। जैसे कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन का काम कर रही है, जो भी जा रहा है उसको धुल के वहाँ पर सफ़ेद हो जा रहा है। जबकि बीजेपी का आपने सुना होगा कि बीजेपी का खुद कार्यकर्ता जो हैं यहाँ के स्टेट के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग जो दागी लोग हैं टीएमसी के उसको नहीं लेंगे, और वाकई में ले भी नहीं रहे हैं। नदीम भाई ये बताइए, आपने कहा कि मुस्लिम डर नहीं रहे हैं, तो यहाँ अजान पे एक तरह से माइक आवाज़ कम कर दिया गया, गोश्त पे पाबंदी एक तरह से है, बहुत जगहों में नहीं मिल रही है, नमाज रेड रोड पे नहीं हुआ। और एक और जो सबसे बड़ा मसला है, जो इस बार जो सरकार ने बजट पेश किया है अक़लियतों के लिए, उसमें आधा कम कर दिया। अगर 500 करोड़ है तो 250 करोड़ कम कर दिया। जी, क्या कहना चाहिए? देखिए, अक़लियतों के लिए अगर कम कर दिया कि इसके जिम्मेदार भी हमारे अक़लियत के जो इससे पहली सरकार में जो रहनुमा थे माइनॉरिटीज़ के, वही लोग जिम्मेदार। क्यों? क्योंकि उन लोगों की दुर्नीति की वजह से
उन लोगों की मिसमैनेजमेंट की वजह से आज ये मौजूदा हुकूमत ने जो सर्वे किया है उसको पता चला है कि बहुत सा ऐसा जगह पे माइनॉरिटीज़ का सेक्शंस में बहुत सा घोटाला हुआ है, जिसकी वजह से सरकार ने तफ्तीश करने के बाद ये जो आपने कहा कि कम कर दिया है, पैकेज कम कर दिया, ये बहुत अच्छा किया और इंशाल्लाह बहुत ट्रांसपेरेंटली काम होगा। और दूसरी बात आपने जो कहा है कि नमाज की बात आपने जहाँ रेड रोड में कहा कि वहाँ पे नमाज, आप ये बताइए कि वो कौन सा हिंदुस्तान में ऐसा शहर है जहाँ पर आपको अलाउ है कि आप रोज को छेक के नमाज पढ़िएगा। अगर मान लीजिए कि दौरान नमाज अगर कोई फिरका वाराना फसाद हो गया तो इसका जिम्मेदार तो एडमिनिस्ट्रेशन होगा। अगर वो कहता है कि आप रोड में मत पढ़िए तो मत पढ़िए ना, नुकसान क्या है? आप मस्जिद में पढ़िए ना, एक नमाज की जगह 2 नमाज कीजिए ना। और बहुत से मस्जिदों में हो रहा है, जुमा के दिन जहाँ एक नमाज होती थी वहाँ 2 नमाजें हो रही हैं। लेकिन तो आपको पता होना चाहिए नदीम साहब कि ईद की या कुर्बानी की जो नमाज होती है वो इस्लामिक तौर से कहा जाता है कि ईदगाह में होना चाहिए। तो यहाँ कोई ईदगाह नहीं है। पहले शहीद मीनार में नमाज होती थी और बारिश की वजह से एक बार रेड रोड में हुआ, उसके बाद रेड रोड में ही हुआ जी। तो ये जो नमाज़ें हैं जो 5 जगाना है वो तो मस्जिद में होती है, लेकिन जो ईद और बकरीद की जो नमाज़ें होती हैं वो आमतौर से बड़ी नमाज वो ईदगाह में होती है जी। तो किस हैसियत से आप जो कह रहे हैं कि दो जमात कर लीजिए, इस पर आप क्या कह रहे हैं? 2 जमात, मैंने 5 वक्त की नमाज की बात की है या जुमे की नमाज की बात मैंने किया है। जहाँ तक ईद और बकरीद की नमाज है, ये ईद और बकरीद की नमाज ऐसी भी जो है वो फ़र्ज़ नहीं है, ये आपको भी पता है, वाजिब है। और जहाँ तक ईदगाह में पढ़ने की बात है तो आप पढ़े रहे ईदगाह में। अगर ईद वहाँ रेड रोड की जगह बात करें वो तो मेन रोड है, ठीक है। अगर सरकार ये कह रही है कि नहीं ईदगाह में नहीं, आप ब्रिगेड में पढ़िए, शहीद मीनार के पास पढ़िए, और वहीं पर भी हुआ भी, तो जगह का तो फरागत है, जगह की तो किल्लत नहीं है। ये तो आपके हमारे सेफ्टी की बात है। और हर चीज़ को कम्युनल कलर देना ये अच्छी बात है। मैं खुद एक मुसलमान हूँ, मैं इस चीज़ की कड़ी निंदा करता हूँ कि आप एज ए रैशनल बीइंग, आप अगर एक सही सोच रखते हैं तो आप हर चीज़ को कम्युनल कलर लेना और ना ही कम्युनल टेंशन पैदा करें। अगर बीजेपी की सरकार आई है तो हम लोगों को तो मुसलमानों को वेलकम करना चाहिए, ये दिखाना चाहिए कि हाँ भाई, जिस तरह से हम लोग पहले पुराने पार्टी से जो हम लोगों को फवायद दे के गया, आप भी हम लोगों को दीजिए, हम भी आपके साथ हैं। इट टेक्स 2 to make a quarrel। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली 2 हाथ। मुसलमान कह रहा है कि हम इससे महरूम है, उससे महरूम है, उससे महरूम है। अरे भाई, जब आप महरूम हैं तो आपने अपनी जगह बनाई कहाँ है? आप एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाइए, सरकार को दिखाइए कि हम आपके चाहने वाले हैं। आप हमारे लिए काम, हक मांगा नहीं जाता है, हक छीना जाता है। मुसलमान सिर्फ मांगता नहीं है, छीनता भी। तो छीनने का एक तरीका है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप जाके लड़ लीजिए, नहीं नहीं, आप अपने हकूक को बोलिए, कीजिए। और मैं एक बात कह दूँ वहाँ पे कि माइनॉरिटी की जहाँ तक बात है, मुसलमान सबसे पहले माइनॉरिटी के नाम पर रिजर्वेशन लेना छोड़ दें। अगर आप ये कहते हैं कि हमारा हक नहीं मिलता तो फिर ये रिजर्वेशन का ढप क्यों है? आप बोलिए हम मेजॉरिटी का क्यों माइनॉरिटी है यहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है? ये सेकुलर इंडिया है, सब मज़ाहिब एक है। तो जब सेकुलर है तो फिर माइनॉरिटी कहाँ से आ गया? यहाँ पे नहीं आना चाहिए माइनॉरिटी। वो इसलिए आता है कि गरीब लोग हैं, उनको उनका अधिकार नहीं मिलता। उसके लिए अलग अलग कैटेगरीज है, ओबीसी है, SC है, ST है, ये है, वो है, दलित है। मैं बात कर रहा हूँ माइनॉरिटी विभाग की, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की। ये माइनॉरिटी खत्म हो जाना चाहिए। हम सब एक है, 1 नेशन 1 पर्सन 1 वोट, ये सब होना चाहिए। तो बीजेपी यही चाह रही है, आप भी बीजेपी के साथ है? नहीं, बात बीजेपी की नहीं है, बात कौमी एकता का है, नेशनल इंटीग्रेशन का है। बात है मुल्क पे कोई चीज़ का दबाव नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज़ चुनाव से होता है, दबाव से नहीं होता। अगर बीजेपी SIR करवा के आई है तो आपने जगह दिया SIR करवाने का, तब SIR हुआ है। इतने लोग डिलीटेड कहाँ से हो? जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ था। तो आंखों में पट्टी बांध के हुकूमत नहीं चलता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी खराब है, ममता बनर्जी अपनी जगह में ठीक है, लेकिन उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उन पे आपने नजर क्यों नहीं रखा? आप धृतराष्ट्र बन के थी महाभारत की तरह। और ये जो अंडा चल रहा है, अंडा थेरेपी कहा जा रहा है, अंडा कल्चर, इसमें तृणमूल के लोग खुद तृणमूल को मार रहे हैं। मेरे ख्याल से तृणमूल के लोग तृणमूल को मार रहे हैं। उसमें भी 2 गुट है ना, बात को समझिए। अगर बीजेपी के कुछ लोग जुड़े हुए हैं
तो तृणमूल के भी लोग कुछ बीजेपी में मिलकर बीजेपी को भी बदनाम कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है। कल आपने जगह दिया अंडा मारने का, तब अभी अंडा, अरे गनीमत है कि अंडा ही मारा जा रहा है, डंडा नहीं मारा जा रहा। अगर ज़्यादा कुछ कीजिएगा तो डंडा भी मारा जाएगा। और महुआ मैचरा पे कल जो आपने देखा है जी, तो जो लोग अटैक कर रहे हैं तो वो बीजेपी का झंडा लिए हुए हैं, जिन लोगों ने महुआ अंडा मित्रा मारा ने बीजेपी का झंडा लिया हुआ है? नहीं, जिन लोगों ने महुआ मित्रा पे अंडा मारा जी और पत्थर मारा वो जी। सारे लोग बीजेपी जी। के झंडा लेके थे। जी। तो इस पे क्या अरे कहना? भाई, इससे पहले तो कुणाल घोष को भी अंडा मारा गया, बहुत से MP MLA को मारा गया। इसमें महुआ मित्रा कौन सी कितनी बड़ी ये खेत की मूली है। अगर उसको मारा गया, अगर किसी को लगा कि हाँ भाई उसको मारना चाहिए, वो ये तो एक कल्चर बना हुआ है। लेकिन इस चीज़ की मैं ये नहीं कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ अंडा कल्चर का। मेरा बोलने का मतलब एक ही है कि शुक्र है कि अंडा से स्वागत किया जा रहा है, डंडा से नहीं किया स्वागत किया। आप जैसा कीजिएगा, आपका बैकग्राउंड आपको नहीं छोड़ेगा। आज आप हुकूमत में हैं, आप अपना दबदबा दिखा दीजिए, लेकिन कल आप हुकूमत में नहीं रहिएगा तो फिर यही आवाम आपको छोड़ेगी नहीं। और सरकार UCC ला रही है सभी के लिए एक कानून, जी, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जहाँ तक बात है, ये बीजेपी का एजेंडा में रहा है शुरू से। इससे पहले का इलेक्शन में भी उन लोगों ने रखा था, आपको पता होगा। तो अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रही है तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आ रही, हिंदुओं के लिए भी है। जो भी यहाँ पे मुस्लिम या हिंदुस्तान में मल्टी कल्चरल लोग रहते हैं, मल्टी कल्चरल रिलीजन यहाँ पे का मौजूद है, तो लिहाजा ये जो UCC आ रहा है, इस पे हो सकता है बहुत से लोग मेरी बात से मुत्तफिक नहीं होंगे, लेकिन मैं इस चीज़ की खुल के सपोर्ट भी नहीं करता। लेकिन अगर सरकार ये बिल लेके आ रही है, UCC ला रही है, तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को ही है। नुकसान इन द सेंस देखा जाए कि यहाँ पे जो शरीयत लॉ है हम लोगों का, 3 तलाक है, 4 शादियाँ हैं, इस पे इन लोगों को पाबंदी आयद करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ को हटाने से पहले, रिमूव करने से पहले 3 तलाक और शरिया लॉ को एक बार जो है, जो मुस्लिम उलमा है उनसे मशवरा ले ले कि कहाँ तक ये ठीक रहेगा। क्योंकि मैं मुफ्ती तो और उलमा हूँ नहीं जो मैं इस चीज़ को डायरेक्ट कह दूंगा कि हाँ ठीक है या हाँ गलत है। लेकिन सरकार अगर ये सोच के आई है कि UCC ला रही है, तो इस पर सरकार को थोड़ा सेकंड थॉट देना चाहिए कुछ क्लॉज में। ये मैं पूरी UCC की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ तक कुछ क्लोज की बात है, 4 शादियाँ की बात है मुसलमानों में, और ये आपके क्या बोलते हैं 3 तलाक की बात है, तो ज़रा सा इसमें सोचना है सरकार को कि हाँ इसको हटाना ठीक रहेगा इस्लामिक शरीयत के हिसाब से या नहीं ठीक रहेगा। ये मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सेकंड थॉट दे। लेकिन हाँ, एक बात मैं बता दूँ, हम लोगों के मुसलमानों में बहनों का हुकूक जो है, बहनों का हुकूक बराबर नहीं है भाइयों से, लेकिन UCC में आने में बराबर हो जाए। तो एक तरफ अगर मेरिट्स है तो दूसरी तरफ डिमेरिट्स भी है। तो ये चीज़ भी मुसलमानों को सोचना है कि कहीं से नुकसान हो रहा है तो कहीं से फ़ायदा भी हो रहा है। ऐसी बात नहीं, आगे सरकार जाने, सरकार का काम जाने। हम एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया वेलकम कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ ठीक है, लाता है तो लाए, लेकिन कुछ क्लॉज में ज़रा सा इसको चेंजेस करें, मेरा बोलना ये मतलब। और अभी जो नई सरकार आई है उसके 2 महीने हो गए जी, आपको क्या लग रहा है इस 2 महीने में इसने कितना काम, जबकि आपने देखा होगा कि पूरे बंगाल में जितने स्टेशन है उसे खाली करा दिया, फुटपाथ को खाली कराया जा रहा अच्छा, है, इलीगल इंक्रोचमेंट, हॉकर्स एविक्शंस की बात कर रहे हैं, पेवमेंट्स पे या सारे ओवरब्रिज के नीचे में या रेलवे जितने भी है, में, रेलवे ये प्लेटफॉर्म, हॉकर- रेलवे स्टेशन। देखिए, हर कोई चाहता है कि शहर का ब्यूटिफिकेशन हो, हर सरकार चाहती है कि हमारा शहर जो है ज़रा दूर से अच्छा लगे और हमारे शहर की तारीफ भी बाहर में भी हो। अब जहाँ तक हॉकर भाइयों का जहाँ तक सवाल है, सरकार को पहले ये चीज़ सोचना है कि उन लोगों को एविक्ट करने के बाद, हटाने के बाद रिहेबिलिटेट कहाँ करेंगे, एक रिहैब जोन बनाए और उन लोगों को एक डेडलाइन दे कि देखिए आपको इतने समय दिया जा रहा है, इस पे आप अपना इंतज़ाम कर लें, और हुकूमत को भी थोड़ा वक्त दीजिए कि आप लोगों को कहाँ पर शिफ्ट करना है। क्योंकि ये लोग तो 1 साल 2 साल 5 साल से नहीं है इनक्रोच करके, यूँ कहिए कि कोई 25 साल से, कोई 50 साल से भी है। लेकिन जहाँ तक ओवर ब्रिज के नीचे में जितने भी हॉकर्स बैठे हुए हैं या बहुत से लोग वहाँ झोपड़ी भी बना ली हैं, तो इस चीज़ की मैं मजम्मत करता हूँ। वो ब्रिज के सेफ्टी की जहाँ तक बात है, अगर मान लीजिए ब्रिज कभी
टूट जाता है खुदा ना खास्ता, तो नीचे में जितने भी डुवेलर्स हैं जो रह रहे हैं शैंटीज बना के या हॉकर से, सभी जाएगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? हुकूमत। तो हुकूमत तो रिस्क लेगी नहीं ये सब चीज़ का। तो एक हिसाब से ये ब्रिज वाला मामला हटना है। और जहाँ तक पेवमेंट की बात है, पेवमेंट इंक्रोचमेंट की बात है, फुटपाथ, इसकी मैं पूरी सपोर्ट करता हूँ सरकार को। कि आप देखिएगा बहुत से लोग फुटपाथ पे एक कार वॉशिंग या टू व्हीलर वॉशिंग का बिजनेस खोल के रखे, फुटपाथ कब्जा करके आने जाने वालों को, पेडेस्ट्रियंस को तकलीफ होती है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। बाहर के बहुत से होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ भी है वहाँ पर इलीगल ज़्यादा जगह ऑक्युपाई है, गाड़ी आने जाने में प्रॉब्लम होता है। ये सबको सरकार को सोचना चाहिए, थोड़ा हटाना। मेरा मतलब है कि पूरा फुटपाथ खाली चाहिए। जितने भी इंक्रोचमेंट है, चाहे वहाँ शैंटीज बना के जो लोग रह रहे हैं झोपड़ी, या जो लोग वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं फुटपाथ, ये सब पूरा खाली चाहिए। इससे क्या होगा? शहर अच्छा लगेगा। और इन लोगों को रिहैब करें, कहीं भी सरकार रिहैब करे कि हाँ भाई ठीक है, आप लोग इस जगह में कीजिए, बाकायदा उन लोगों को लाइसेंस दे के बैठा है। लेकिन ज़रा सा वक्त लगेगा, ऐसी बात नहीं। और एक आखिरी सवाल, ये आपकी नज़र में आपका क्या मशवरा होगा मुसलमानों के लिए कि सरकार के साथ वो किस तरह से मिलजुल कर काम करे या सरकार की मुखालफत करे, क्या करे, क्या कहना चाहेंगे? किसी भी मामले में मुसलमानों का गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन होना चाहिए? मुसलमान को चाहिए कि गवर्नमेंट किसी की भी सरकार हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीजेपी हो या कांग्रेस हो या टीएमसी, सरकार जिसकी भी हो, मुसलमानों को चाहिए सपोर्ट करना, सरकार के साथ शाना बशाना मिला के चलना और अपनी बात को रखना। मुसलमान अपना एक सही नुमाइंदा पेश करे हुकूमत के सामने। मैं हुकूमत की दलाली करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुसलमानों को मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप हुकूमत की दलाली। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हुकूमत की दलाली में लगे हुए हैं हमारी खुद कौम में। मैं ऐसी लोगों की कड़ी निंदा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आप अकल और शऊर रखते हैं तो आप हुकूमत से अपनी बात, अपनी पूरी कौम की बात मनवाइए ना, कि आप जाके सिर्फ अपनी बात कीजिएगा कि मुझे ये दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए। आप अगर एक मुसलमान की हैसियत से हुकूमत के सामने जा रहे हैं तो हुकूमत से कैसे आपको काम लेना है, ये आपको सोचना है, मुआशरे को सोचना है। ये एंटी बीजेपी माइंड लेके चलने से हमारे कौम का भला होने वाला नहीं है। वो लोग भी इंसान है, आप भी कॉन्स्टिट्यूशनल में हैं, वो लोग भी दस्तूर हिंद लेके चल रहे हैं, हम भी दस्तूर हिंद लेके चल रहे हैं। हर हार हमारा है, हर फूल हमारा है, हमने भी लहू देकर गुलशन को संवारा है। तो जितने हकदार आप हैं हिंदुस्तान के, उतने हकदार हम मुसलमान भी हैं। आप हम लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते। लिहाजा मैं यही कहूँगा कि मुस्लिम मुआशरा को चाहिए कि मौजूदा हुकूमत से बजाय इसके कि मुखालिफत में आए, नहीं, आप सरकार से अपनी बात रखिए। आपके जो वजूहात है, प्रॉब्लम है, जो वैलिड रीजंस हैं, आपके साथ जो भी यूँ कहिए कि गलत जो हो रहा है, उसको आप हुकूमत को बोलिए कि हमारे मुआशरे में ये गलत हो रहा है, आपको सपोर्ट करना होगा। तो उसके लिए आपको दिखाना है कि हाँ भाई हम आपके साथ हैं। मुसलमानों को तो अभी बढ़ चढ़ के आना चाहिए सामने, हुकूमत के सामने, कि हाँ भाई हम लोग आपके साथ हैं। यानी चीफ मिनिस्टर जो शुभेंदु अधिकारी है वो जनता दरबार लगाते हैं, तो उसमें मुसलमानों को जाना चाहिए अपने मसले को लेकर। बिल्कुल जाना चाहिए। अभी कितने लोग जाते हैं, परसेंटेज देखिए मुसलमानों का कितना है। नहीं है, वो तो हर सप्ताह या शायद हर महीना में एक बार या 2 बार शायद सॉल्ट लेक में बैठते हैं जनता दरबार में। तो जाना ही चाहिए, जाके आप बोलिए कि हमारे मुस्लिम मुआशरे के ये मसाइल है, इसको आप लोग ज़रा देखिए, गौर व खोज कीजिए। या मस्जिद का मामला है, या माइनॉरिटीज़ का मामला है, या वक़्फ़ का मामला है, ठीक है, बहुत से मामला है। ये एजुकेशन का मामला है, रोज़गार बेरोज़गारी का मामला है मुसलमानों में। ये सब कौन ले जाके कौन वहाँ पे फॉरवर्ड करेगा, आप ये बताइए। तो एक ऐसा नुमाइंदा होना चाहिए जिसकी बात बीजेपी सुने या ये मौजूदा सरकार सुने। बीजेपी कहना ठीक नहीं होगा, मौजूदा सरकार की बात करेगा। अब सरकार जिसकी भी हो। अभी आपने देखा कि अन्नपूर्णा भंडार का वो जो फॉर्म फिलअप किया गया था, उसमें 26 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। उसमें 23 लाख वो लोग थे, वो महिलाएं थी जिनका SIR के तहत वोटर लिस्ट से नाम डिलीट कर दिया गया था, उनको माइनस किया है।
तो सरकार इस तरह के जो रोल इख्तियार कर रही है, ऐसे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? SIR में नाम डिलीशन हुआ लोगों का, ठीक है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं हुआ, हिंदुओं का भी हुआ। लेकिन 23 लाख आखिर में, 23 लाख जो आखिर में कटा था माइक्रो ऑब्जर्वर के जरिए, 23 लाख डिलीशंस जो हुआ है उन लोगों को अन्नपूर्णा भंडार में बेनिफिशियरी इंक्लूड नहीं किया गया है, करना भी नहीं चाहिए। क्यों? आप तो जब आप वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए सरकार को, तो आप किस वजह से आप यहाँ वोटर्स बन के हैं? आप पहले ये बताइए। आपका डिलीशन हुआ है, पूरा लॉफुली हुआ है, जानबूझ के नहीं कटा है, आपने डॉक्यूमेंट देने में आपसे कहीं ना कहीं चूक हुई है या आपका डॉक्यूमेंट्स गलत है, तब डिलीशन हुआ है। अगर आप सही है तो आप अपील कीजिए, फिर उसके बाद आप योजना के लाभ लीजिए बेनिफिशियरी का। तो कहीं ना कहीं कोताही तो हुआ है, ये इस वजह से हुआ। ये जो नाम काटे गए हैं, मान लीजिए आपका नाम नदीम है, आप NADEEM से लिखते हैं और आपका एक कार्ड में है NADIM, इस बुनियाद पे काटा है। देखिए, स्पेलिंग मिस्टेक की बुनियाद पे जो नाम कटा है, आप जो बता रहे हैं वो अलग चीज़ है। इसी तरह के बहुत सारे मामले हैं। कोई यहाँ रह रहा है, ये भी हुआ है, जो यहाँ रह रहा है उसका लिंक जो है बिहार से है, बाप बिहार का है तो माँ बिहार की है, या हम बंगाल में है तो मेरा यूपी से माँ बाप का रिश्ता है। तो जब आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूँ कहिए कि अटक रहा है, तो वहाँ पर रोक दिया जा रहा है कि भाई आप वैलिड डॉक्यूमेंट्स दीजिए, वो ठीक है, आप यहाँ की पैदाइश है, वो ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स की जहाँ तक बात है, उसके लिए अपील का वहाँ ऑप्शन है। अपील हुआ है, लेकिन अपील हुआ है, ट्राइब्यूनल में किया हुआ है, कोई सुनवाई नहीं। क्यों नहीं सुनवाई हो रहा? ट्राइब्यूनल में किया हुआ है, वेट कीजिए क्या होता है। अगर उसमें भी गलत होता है तो फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप भी सिटीजन हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो लोग गरीब है वो सुप्रीम कोर्ट तक कैसे जाएंगे? बात गरीब अमीर की नहीं है, उसके लिए भी सरकार है। गरीब कोर्ट में जाके बोले आई कैन नॉट अफोर्ड ए लॉयर फ्रॉम माई पॉकेट, सरकार आपकी खर्च उठाएगी। अगर आप सही अपनी जगह में हैं तो सरकार आपको वकील देगी, सरकारी वकील, ऐसा भी ऑप्शन है। तो सिर्फ ये जहन में बैठा लेना कि बीजेपी की सरकार आई है, मुसलमानों का क्या होगा, ये सब जहालत वाली बातें। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों में ये खौफ और दहशत का माहौल फैला रहे हैं ज़बरदस्ती अपना रोटी सेकने के लिए, कि नहीं बीजेपी आएगी तो ऐसा हो जाएगा, बीजेपी है तो वैसा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बीजेपी भी इंसानों की है और हम भी इंसान हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं। जो हुकूमत चला रहा है, हुकूमत भी सब जानता है, हुकूमत भी पढ़ा लिखा है, वो भी जान रहा है कि हाँ कैसे किसको कहाँ पे रखना है। तो ये बार बार कह देना कि नहीं मुसलमानों के मुखालिफत में है यहाँ की मौजूदा सरकार, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैं किसी पार्टी का यहाँ पे सपोर्ट और मुखालिफत की बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं एज ए जेन्युइन सिटीजन ऑफ इंडिया मैं अपनी बात रख सकता हूँ, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीक। तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ और मौजूदा सरकार से मैं ख़ास तौर से आपके चैनल के माध्यम से जावेद भाई, मैं मौजूदा सरकार से ये निवेदन करूँगा, ये अनुरोध करूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा सा मुसलमानों की बदहाली की तरफ भी ज़रा नज़र दौड़ाएं और मुसलमानों की माइनॉरिटी की ख़ास तौर से मुसलमानों की जो बदहाली है या उनकी जो भी लीगल हक़ाइक़ हैं उन पे ज़रा गौर व खोज करें और उस चीज़ को ज़रा सॉर्ट आउट करें। और जो लोग पहली सरकार में, ख़ास तौर से पहली सरकार में जिन्होंने माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट किया है और जिन लोगों ने मिसमैनेजमेंट किया है, दुर्नीति किया है, उसके ऊपर भी कड़ा एक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नदीम साहब और अपनी बातें रख रहे थे। इन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि सरकार से दूरी नहीं करना चाहिए, सरकार के साथ मिल के रहे, उनके साथ मिलकर काम करें और अपनी बातें रखें ताकि गवर्नमेंट तक बात जाए और गवर्नमेंट भी आपके लिए काम करे। उनका ये भी कहना है कि ये सरकार भी इंसान की ही है, कोई बाहर से नहीं आई है, तो इंसानियत उनके अंदर भी है और इसको बजाय रखने के लिए, बनाए रखने के लिए और बंगाल और हिंदुस्तान में बने रहने के लिए आपको सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और ये भी सरकार उसी तरह की है जो पहले सरकार गई है, लेकिन ये थोड़ा सख्त है, लेकिन आप अपनी बातें वहाँ तक अगर पहुँचाते हैं तो सरकार आपकी बातें ज़रूर सुनेगी और आगे भी आइंदा काम करेंगी। और इनका ये भी कहना है कि जो माइनॉरिटी बजट में कमी की गई है
तो बजट का बहुत दुरुपयोग हुआ था, बदनामी हो रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत जांच और छानबीन के बाद पैसे को कम किया है। लेकिन किया है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा बजट उड़ा दिया है। चाहता तो अगर एंटी मुस्लिम सरकार रहती तो सारा बजट ही खा जाती, लेकिन इससे जाहिर है कि कहीं ना कहीं उसे हमदर्दी है और वो भी चाहती है कि इंसानियत। बहुत शुक्रिया नदीम भाई हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।